हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शशांक थूल आप सभी का द थूल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। इस सीरीज़ में हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस होता है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेकर। ये जो सीरीज़ है ये आपको बहुत लाभ देगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं MPPSC की, MPSI की, PEB के तहत लिए जाने वाले एग्ज़ाम्स जैसे पटवारी, कांस्टेबल, जेल प्रहरी आदि की। तो इस हफ्ते हम 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक हुए महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहली खबर है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। इस योजना के तहत जो आवास का निर्माण हुआ उसके जो लाभार्थी थे उनका गृह प्रवेश करवाया गया और इस गृह प्रवेश कार्यक्रम का नाम था गृह प्रवेशम कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 1,75,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2022 तक हर परिवार को आवास उपलब्ध कराना। अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना 3 चरणों में चल रही है। पहला इसका जो चरण था वो अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2017 तक चला। उसके बाद दूसरा जो चरण था वो अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2019 तक चला। तीसरा जो चरण है वो अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2022 तक चलने वाला है। इसी कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अब तक 17 लाख आवासों का निर्माण हो चुका है। प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि जो प्रदेश सरकार है उन्होंने इस योजना के साथ साथ 27 अन्य योजनाओं को भी इस योजना के साथ जोड़ दिया है, जैसे उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, स्वच्छ शौचालय योजना और आयुष्मान भारत योजना को भी। फिर उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर क्रांति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि देश में 116 जिलों में 19,000 किलोमीटर का जाल बिछा दिया गया है ऑप्टिकल फाइबर की। अगर मैं बात करूं तो जिससे हम इंटरनेट वगैरह का प्रयोग करते हैं तो इंटरनेट की जो केबल बिछाई जाती है उसे ही ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है उसको बहुत अच्छे से समझा था। तो उन्होंने कहा कि देश में लगभग 19,000 किलोमीटर की जो ऑप्टिकल फाइबर है वो बिछा दी गई है। देश में 6 लाख गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाने का लक्ष्य है, जिसमें अब तक 2.5 लाख गाँवों में ये कार्य पूरा किया जा चुका है। उसी के तहत अगर प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी तक 1300 किलोमीटर तक के ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो कार्य है वो पूरा किया जा चुका है। इसी कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। इसी दौरान धार के एक आदिवासी समुदाय से बात करते हुए उन्होंने वहाँ की हलवा पद्धति की प्रशंसा की। हलवा पद्धति की अगर मैं बात करूँ तो इस पद्धति के दौरान क्या होता है कि किसी गांव में जिसका मकान बन रहा होता है तो उस गांव के जितने भी लोग हैं उसका मकान बनाने में उसकी सहायता करते हैं और वो जो परिवार है जिसका मकान बन रहा होता है वो गाँव वालों को भोजन करवाता है। तो ये जो पद्धति है इसकी प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इससे जितने भी लोग हैं जो घर का या उस मकान का निर्माण कर रहे हैं उनको अवसर मिलता है कि वो अपना कौशल वहाँ पर दिखा सके। तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है RGPV और क्रिप्स के बारे में। RGPV यानी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। प्रदेश में जितने भी तकनीकी विश्वविद्यालय हैं यानी कि जितने भी इंजीनियरिंग वाले कॉलेजेस हैं तो वो सारे राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। और क्रिप्स यानी कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, इन दोनों के मध्य MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौते हुए हैं। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया भी उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि ये जो समझौता है ये मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में सहायता करेगा। ये जो दोनों संस्थान हैं ये दोनों संस्थान मिलकर तकनीकी लैब स्थापित करेंगे जहां पर ये इंडस्ट्री 4.0, ई-व्हीकल, वर्ल्ड स्किल एकेडमी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक तकनीकों पर अपने ज्ञान को साझा करेंगे। इसी कार्यक्रम में श्रीमती सिंधिया जी ने
क्रिप्स के अधिकारियों से ITI की ग्रेडिंग के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित कर रही है, ऐसी योजनाओं को ला रही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं ITI में प्रवेश लें और जो जेंडर गैप है उसको कम किया जा सके। अगली खबर है प्रदेश के खदानों के लिए। अभी प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में जितनी भी खदानें हैं उनमें 75% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा या रोजगार दिया जाना अनिवार्य किया जाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टरों का उद्घाटन किया है। इन क्लस्टरों का उद्देश्य देश में बांस का उत्पादन को बढ़ाना है और बांस के निर्यात को बढ़ाना है। अगली खबर है एज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018-19 के बारे में। पिछले साल की तुलना में 3 स्थानों का सुधार करते हुए मध्य प्रदेश ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। इस बार अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो पहला स्थान प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने और तीसरा स्थान प्राप्त किया है तेलंगाना में। मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है जो पिछले बार 7वें स्थान पर था। मध्य प्रदेश ने 12 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए इस स्थान को प्राप्त किया है। अगर मैं 5वें स्थान की बात करूं तो 5वें स्थान पर है झारखंड, 6वें स्थान की बात करूं तो 6वें स्थान पर है छत्तीसगढ़, 7वें स्थान की बात करूं तो 7वें स्थान पर है मध्य प्रदेश, 8वें में राजस्थान, 9वें में पश्चिम बंगाल और 10वें स्थान पर रहा है गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इंजीनियर्स डे के बारे में जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को हम ये दिवस मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। इन्हें एम विश्वेश्वरैया के नाम से जाना जाता है। 16 सितंबर 1967 से ये दिवस मनाया जाना शुरू किया गया। अगर एम विश्वेश्वरैया जी की मैं बात करूं तो ये एक सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने अपने समय में भारत में सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किए। इसी के साथ ये जो मैसूर रियासत थी वहाँ पर ये दीवान के रूप में भी थे। वर्ष 1955 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हैदराबाद स्थित इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी द्वारा इंग्लिश प्रो ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें भारतीय तरीके से अंग्रेजी का उच्चारण या अंग्रेजी के उच्चारण को विकसित करने में मदद मिलेगी। अगली खबर है बाढ़ पीड़ितों के लिए। बाढ़ पीड़ितों के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि बाढ़ के दौरान जिनके घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं उन्हें प्रदेश सरकार 1,32,000 रुपये तक का मुआवजा उपलब्ध कराएगी। उसी के साथ 5 पशुओं के लिए शेड निर्माण हेतु 70,000 उपलब्ध कराएगी और 10 पशुओं के लिए 1 लाख रुपए शेड निर्माण के लिए उपलब्ध कराएगी। इसी के साथ बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो लोग हैं उन्हें 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा मनरेगा में। आगे हम बात करते हैं चंबल अटल प्रोग्रेस वे, जिसे पहले चंबल एक्सप्रेस वे कहा गया था, अब इसका नाम परिवर्तित करके चंबल अटल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। अगर इसकी बात करूं तो जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने इसके निर्माण हेतु 8,000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अगर इस एक्सप्रेस वे या इस प्रोग्रेस वे की अगर मैं बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश के इटावा से लेकर राजस्थान के कोटा तक जाएगा। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में। प्रदेश के 2 शिक्षकों को इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें से एक हैं छिंदवाड़ा के शाहिद अंसारी जी, जो गणित से संबंधित हैं और इन्होंने गणित को समझने के लिए, गणित को आसान बनाने के लिए 300 से अधिक वीडियोस बनाकर सार्वजनिक पोर्टल्स में डाले हैं। इसी के साथ इन्होंने एक विद्यालय में सौर ऊर्जा से चलने वाला पूरा एक सेटअप स्थापित किया है, जिसके माध्यम से जो विद्यार्थी हैं उनके वीडियोस जो हैं गणित से संबंधित उनको देख सकते हैं। उसके बाद हैं टीकमगढ़ के संजय कुमार जैन जी। इन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की और दूर दराजों के क्षेत्रों में स्कूल स्थापित किया है। इन दोनों शिक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद की बैठक के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने
अभी मंत्रिपरिषद की बैठक ली। इस मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्होंने दीनदयाल रसोई योजना को कुछ संशोधन के साथ और निरंतर आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। इसमें अभी तक 56 पुराने केंद्र हैं और नए 44 केंद्रों को जोड़कर कुल 100 केंद्रों को स्थापित करने की बात की गई। इसी के साथ दीनदयाल रसोई योजना में 10 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से भोजन उपलब्ध कराने की बात की। आगे इसी बैठक में आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2 से मिलने वाली राशि से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत की गई अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को प्रदेश में लागू करने के लिए मंजूरी दी गई। इसे 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में लागू किया जाएगा। इसी के साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए 2020-21 में होने वाले चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में 15 अस्थायी पदों को स्वीकृत किया गया है। यानी कि बहुत जल्द ही आपको नगरीय और निकाय चुनाव देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है एकीकृत छात्रावास योजना से। एकीकृत छात्रावास योजना की अगर मैं बात करूं तो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा एकीकृत छात्रावास योजना 9673 नाम से परिवर्तित किया गया है। इसके तहत छात्रावासों का जो बजट है उसकी राशि प्रति छात्रावास के मान से उनके बैंक में पहुंचाई जा सकेगी। प्रदेश में 199 जूनियर, 979 सीनियर, 152 महाविद्यालयीन और 218 उत्कृष्ट छात्रावास हैं। इसके पूर्व हर एक छात्रावास का एक अलग योजना क्रमांक होता था और एक अलग व्यय के मद होते थे, लेकिन अब इस योजना के तहत सभी को एक ही योजना के अंतर्गत रखा गया है। आगे हम बात करते हैं आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि जो ये वेलनेस सेंटर हैं इन्हें सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ इन वेलनेस सेंटर्स में हर्बल गार्डन को विकसित किया जाएगा जहां पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे तथा उनकी दीवारों पर बोर्ड के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से उन औषधीय पौधों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से या अपने कुटुंब के नाम से इन वेलनेस सेंटर्स पर कोई निर्माण कार्य करना चाहता है तो वो भी वहाँ पर करवा सकता है। जैसे कि वो अपने बाउंड्री वॉल्स का निर्माण करवा सकता है, दीवारों का निर्माण करवा सकता है या जो बैठने के लिए चेयर्स वगैरह जो होती है उनको वहाँ पर दान कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट यानी LFR में अभी RBI ने कुछ संशोधन किए हैं। इस संशोधन का उद्देश्य है जोखिम प्रबंधन और आंतरिक ऑडिट में की कुशलता में सुधार लाना। अगर मैं LFAR की बात करूं तो LFAR एक ऑडिट फॉर्मेट है जो RBI देता है उसके अधीनस्थ बैंकों को। बैंक जो है वो अपने स्तर पर भी ऑडिट करवाते हैं। उनके हर बैंकों के अपने अपने ऑडिटर्स होते हैं, वो ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट RBI को देते हैं। लेकिन ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं ये बैंक के सभी कामकाजों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसीलिए जो RBI है वो एक लॉन्ग फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट, ये एक फॉर्मेट है जो जारी करता है, जो देता है अपने अधीनस्थ बैंकों को, और अधीनस्थ बैंकों को इस प्रारूप में अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी करना अनिवार्य होता है। बैंकों की बात है तो बैंकों में एक और खबर है, ये उनके लिए है जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। SBI ने कहा है कि इस साल वो 10,000 नियुक्तियां करेगा। SBI ने कहा है कि VRS के द्वारा खाली हुए स्थानों को भरने के लिए और इसी के साथ जो SBI अपनी ब्रांचेस बढ़ा रहा है उनकी पूर्ति के लिए वो इस साल लगभग 14,000 नियुक्तियां करेगा। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक ऑनलाइन विंडो स्थापित की गई है जिसका नाम है स्पैरो। इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। इसके तहत जितने भी जम्मू कश्मीर में अधिकारी हैं उनके कार्यों का, प्रदर्शनों का मूल्यांकन होगा और इन्हीं मूल्यांकन के आधार पर
इनको पदोन्नति मिलेगी, यानी कि अब अधिकारियों को पदोन्नति के लिए अलग से सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है वोडाफोन और आइडिया की। वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम और लोगो जो है, अपना ब्रांड नेम और जो लोगो है उसे बदल दिया है। अब इसका नाम हो गया VI। आप काफ़ी दिनों से पेपर्स और टीवी वगैरह में एड्स भी चल रहा है, आपने देखा होगा। इन्होंने अपनी टैगलाइन भी चेंज कर दी है। अब इनकी जो नई टैगलाइन है वो है टुगेदर फॉर टुमारो। अगर वोडाफोन और आइडिया की बात करूं तो वोडाफोन और आइडिया का विलय 2018 में हुआ था। आगे हम देखते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई है उषा पांडे को। ये एक IAS अधिकारी हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है केशवानंद भारती जी के बारे में। स्वामी केशवानंद भारती जी का 6 सितंबर को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये वही केशवानंद भारती हैं जिन्होंने केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। इसके बारे में हमने ऑलरेडी हमारा जो पॉलिटी वाला लेक्चर है उसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी। मैं यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। वर्ष 1972 में जब सरकार ने भूमि सुधार के तहत भूमियों का अधिग्रहण चालू किया था तो उस समय केरल में ये केरल के इडनीर नामक जो हिंदू मठ है उसके ये मठाधीश थे, उसके अध्यक्ष थे। तो जब केरल सरकार ने भूमि सुधार के तहत इनके मठ की ज़मीन को अधिग्रहित किया था तो इन्होंने ये केस दायर किया था। ये केस जो था 31 अक्टूबर 1972 से शुरू होकर 23 मार्च 1973 तक चला और कहा जाता है कि लगभग जो पूरा फैसला आया था वो 703 पेजों का आया था। इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय ये सुनाया था कि केंद्र सरकार है उसे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, बशर्ते वो संविधान का जो मूल ढांचा है, जो उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है, उसको क्षति ना पहुंचाए। ठीक है, ये जो मूल ढांचे वाला सिद्धांत है इसको हमने पॉलिटी में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है जयप्रकाश रेड्डी। जयप्रकाश रेड्डी दक्षिण भारतीय फिल्म के एक कलाकार हैं जिनका निधन 8 सितंबर को 74 वर्ष की आयु में हो गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर के माध्यम से इन्हें श्रद्धांजलि दी। अगली खबर है ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 75वीं वर्षगांठ पर कैलिफोर्निया स्थित विल्मिंगटन शहर को पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया है। अगर इस शहर की मैं बात करूं तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 5 सालों के अंदर इस शहर में 243 जहाज़ों का निर्माण हुआ था। अगली खबर है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज इयान बेल, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब हम देखते हैं US ओपन को। US ओपन की अगर मैं बात करूं तो अभी जो US ओपन हुआ उसे जीता है डोमिनिक थिएम ने, जो ऑस्ट्रिया से हैं, और जो महिला वाला खिताब है वो जीता है नाओमी ओसाका ने, जो जापान से हैं। अगर मैं US ओपन की बात करूं तो इस बार का जो US ओपन रहा इसमें जो टेनिस के तीन महान दिग्गज खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से हैं, राफेल नडाल जो स्पेन के हैं और रॉजर फेडरर जो स्विट्ज़रलैंड के हैं, इनमें से राफेल नडाल और रॉजर फेडरर ने इस US ओपन में खेलने से मना कर दिया था कोरोना संक्रमण की वजह से। नोवाक जोकोविच इस टूर्नामेंट में खेल रहे थे लेकिन इन्होंने गलती से बॉल मार दी थी जो रेफरी था उसको, और इसकी वजह से वो पूरे टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। टेनिस की अगर मैं बात करूं तो टेनिस में 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं। वो होता है US ओपन जो जनवरी से फरवरी के बीच में होता है, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन जो जून जुलाई के मध्य होता है, उसके बाद होता है विल्बंडन जो होता है वो जुलाई से अगस्त के बीच में होता है, और फिर उसके बाद होता है US ओपन जो सितंबर से अक्टूबर के मध्य होता है। ये जो बड़े 4 टूर्नामेंट हैं, ये बड़े 4 टूर्नामेंट कहलाते हैं ग्रैंड स्लैम। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है इंडोर
ये जो कोर्ट होता है जहाँ पर जो खेला जाता है वो एक सिंथेटिक कोर्ट होता है, वहाँ पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंच ओपन जो होता है वो आउटडोर यानी बाहर खेला जाता है, और जो इसका कोर्ट होता है वो क्ले यानी मिट्टी का बना होता है। विल्बर्डन की बात करूं तो विल्बर्डन होता है आपका किंगडम में ही खेला जाता है, ये भी आउटडोर होता है, और इसका जो कोर्ट होता है जहां ये खेला जाता है वो ग्रास कोर्ट होता है यानी वहां घास बिछी होती है। यूएस ओपन की बात करूं तो यूएस ओपन भी आउटडोर खेला जाता है, और ये भी सिंथेटिक क्ले माफ़ कीजिएगा सिंथेटिक कोर्ट में खेला जाता है। अगली खबर है डीआरडीओ से। डीआरडीओ ने अभी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल इसे लॉन्च किया। इसे उन्होंने उड़ीसा स्थित व्हीलर द्वीप में जो एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र है वहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीआरडीओ के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अब देश ऐसे देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। अगर मैं मिसाइल और लॉन्च व्हीकल की बात करूं तो देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो जैसा इस इमेज में आप देख सकते हैं ये एक मिसाइल है जो हवा में उड़ रही है, और ये जो सारे हैं ये है लॉन्च व्हीकल। ये भी एक तरह के रॉकेट्स होते हैं, लेकिन इनका काम ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट यानी इनको जो भी ऑब्जेक्ट दिए जाए कि अगर इसके ऊपर मैं सैटेलाइट लगा सकता हूँ या कोई मिसाइल लगा सकता हूँ, तो इनका काम होगा कि ये हवा में उड़ के जाएंगे रॉकेट की तरह। ये एक तरह के रॉकेट्स होते हैं, ये हवा में उड़कर जाते हैं और फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको उस एक निर्धारित दूरी पर या एक निर्धारित ऊंचाई पर स्थापित करके वहाँ से उससे वो अलग हो जाते हैं। तो ये कहलाते हैं लॉन्च व्हीकल, और फिर ये कहलाती है मिसाइल्स जिसके अंदर विस्फोटक भरा होता है जो अपने लक्ष्य पे जाते हैं और वहाँ पर विस्फोट करती हैं। थोड़ा सा अपन देखते हैं कि ये सुपरसोनिक हाइपरसोनिक क्या है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जो ध्वनि की गति से धीमा चलता है तो कहलाता है सबसोनिक। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ ध्वनि के गति के बराबर चल रही है तो वो आपकी कहलाती है ट्रांससोनिक। उसी की तरह अगर कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अगर ध्वनि की गति से तेज़ चलने लगता है तो कहलाता है सुपरसोनिक। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा ध्वनि की गति से 5 गुना तेज़ी से चलने लगे तो वो कहलाता है हाइपरसोनिक। ठीक है, आगे समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं चंद्रयान मिशन 3 के बारे में। हाल ही में परमाणु एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 2021 में आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये जो चंद्रयान 3 है ये चंद्रयान 2 का ही एक रिपीट मिशन होगा, लेकिन इसमें लैंडर और रोवर बस होंगे। देखिए लैंडर और रोवर की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है कि जब हम मिशन भेजते हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था, जब हम मिशन भेजते हैं तो लैंडर में क्या होगा कि वो जाएगा चांद की ज़मीन पे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, वो जाएगा और चांद की ज़मीन पर वहाँ पर लैंड करेगा तो वो कहलाएगा लैंडर। फिर उसके अंदर से एक रिमोट वाली कार जैसे एक रोबोट निकलेगा जो आसपास के क्षेत्रों में घूमेगा और मिट्टी और हवा वगैरह के नमूनों को कलेक्ट करेगा, वो क्या कहलाता है आपका रोवर। ठीक है, अगर मैं चंद्रयान 2 की बात करूं तो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी था जो चंद्रमा के चक्कर लगाता रहेगा, वहाँ पर उसके चारों ओर गोल गोल घूमता रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा उसका ऑर्बिटर। ठीक है, इसके बाद उन्होंने मिशन गगनयान के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मिशन गगनयान कोविड की वजह से बाधित हुआ है, लेकिन इसे 2022 तक पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगर मैं मिशन गगनयान की बात करूं तो इस मिशन के तहत हम अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजने वाले हैं। हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है इस समय रूस में चल रही है। चलिए, तो ये था हमारा लेक्चर। इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर जाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।